अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति दिन प्रतिदिन बहुत ही रोचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों गठबंधनों का सिलसिला चल पड़ा है। या तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं या तो फिर साइकिल की सवारी करने के लिए लाइन लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होने जा रहा है, हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बहन भाइयों, अब जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और अब जब चुनाव की आहट बहुत तेज होती जा रही है, इसी बीच अचानक से बड़े राजनीतिक डेवलपमेंट हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में सारी राजनीति, सारा आकर्षण और चुनाव का मुख्य केंद्र बिंदु एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है उसके, और दूसरा समाजवादी पार्टी के अलायंस के बीच सिमटता जा रहा है। इन्हीं दो दलों के और इन्हीं दो गठबंधनों के बीच सारी रस्साकसी चल रही है और मुख्य आकर्षण यही दो गठबंधन है। एक एनडीए का गठबंधन जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, एक समाजवादी गठबंधन जिसका नेतृत्व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कर रहे हैं। आज बीजेपी में अपोजिशन के दो एमएलए अपनी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में सम्मिलित हुए। रायबरेली से अदिति सिंह, कांग्रेस की विधायक, उन्होंने बीजेपी में आज ऑफिशियली शामिल होने की घोषणा कर दी। और वंदना सिंह जो बीएसपी की विधायक हैं, उन्होंने डबल क्रॉस करते हुए पहले समाजवादी पार्टी में गई बीएसपी से, उसके बाद फिर वहां से अब बीजेपी का हिस्सा बन गई हैं। ये तो हुई बीजेपी खेमे की बात। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों गठबंधन का दौर चल रहा है। आज एक बेहद महत्वपूर्ण दो घटनाक्रम समाजवादी पार्टी के खेमे के भीतर हुए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलने के लिए आज संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के प्रभारी महासचिव अखिलेश यादव के साथ उन्होंने मुलाकात की। तो क्या आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कोई अलायंस तय हुआ है? इसका जवाब अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन संजय सिंह और अखिलेश यादव की ये मुलाकात तीसरी बार हुई है। माना यह जा रहा है कि अलायंस पार्टनरशिप के में सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातचीत फाइनल होना बाकी है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर ये दोनों दल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। तो क्या झाड़ू और साइकिल साथ चलेगी? और अगर आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के अलायंस का पार्टनर बनती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या परिवर्तन होगा और इससे समाजवादी पार्टी और उनके अलायंस को क्या लाभ है और इसका आम आदमी पार्टी को क्या लाभ होने जा रहा है? दूसरी महत्वपूर्ण राजनीतिक मुलाकात आज कृष्णा पटेल की हुई, जो अपना दल से टूटे हुए गुट की अध्यक्ष हैं। अनुप्रिया पटेल और उनकी मां के बीच के अलगाव की वजह से अब अपना दल दो हिस्सों में विभाजित हो गया है। एक अपना दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एक अपना दल अब अखिलेश यादव के साथ है। इनके साथ अलायंस समाजवादी पार्टी ने कंफर्म कर दिया है। तो समाजवादी पार्टी के पास इस समय सबसे ज्यादा अलायंस पार्टनर उत्तर प्रदेश के भीतर हैं। बीजेपी के पास अभी तक दो अलायंस पार्टनर हैं, एक अपना दल अनुप्रिया गुट पटेल, दूसरा निषाद पार्टी। जबकि समाजवादी पार्टी के खेमे में अलायंस पार्टनर्स ढेर सारे हैं, ताकतवर हैं, जनाधार हैं और जातियों पर आधारित हैं और विशेष तौर पर पिछड़ा समाज को फोकस करते हुए को यह अलायंस तैयार हुआ है। पूरब में ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान, सेंट्रल उत्तर प्रदेश में केशव देव मौर्य का महान दल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही फतेहपुर से लेकर चंदौली तक की बेल्ट में अनुप्रिया पटेल की मां, अपना दल की कृष्णा पटेल गुट और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर अलायंस पार्टनर राष्ट्रीय लोक दल। तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव दो ध्रुवीय व्यवस्थाओं की तरफ बढ़ रहा है, बाइपोलर इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। अब यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि मुख्य मुकाबला एनडीए जो बीजेपी के नेतृत्व में है और समाजवादी अलायंस जो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में है, इनके बीच होने जा रहा है। और ज्यादातर दल जो छोटे या मझोले दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं, वो इन्हीं दो के इर्द गिर्द एकत्र हो रहे हैं। बीएसपी और कांग्रेस ये दोनों अभी अलग हैं और इन्होंने अकेले चुनाव में जाने का फैसला किया है।
तो बाइपोलर इलेक्शन अगर होता है, दो ध्रुवीय चुनाव की व्यवस्था बनती है या आमने सामने का मुकाबला होता है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होगा। हालांकि यूपी की राजनीति को आप 2007 से अगर देखना शुरू करें तो 2007 में बहुकोणीय मुकाबला था, मल्टी कार्नर फाइट। बहुमत भले ही बीएसपी को मिला था, लेकिन समाजवादी पार्टी भी 90 के ऊपर गई थी सीट, कांग्रेस और बीजेपी को भी खासी सीटें मिली थी। मल्टी कार्नर फाइट थी। 2012 में भी यूपी में मल्टी कार्नर फाइट हुई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन 2017 में सभी समीकरण ध्वस्त हुए थे और भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत मिला था। बाकी दलों के पास बस इज्जत बचाने भर को सीट मिली थी। तब एक ध्रुवीय चुनाव हो गया था। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि 2022 का चुनाव बाइपोलर है। एक एनडीए के नेतृत्व वाला गठबंधन और दूसरा समाजवादी अलायंस, और अधिकांश दल इन्हीं के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को समेट रहे हैं। तो क्या वाकई में ऐसा है? और क्या 2007, 2012, 2019, 2014 इन सब की राजनीति को झुठलाते हुए उत्तर प्रदेश इस बार राजनीति में एक नई इबारत लिखने जा रहा है, एक नई परिभाषा उत्तर प्रदेश गढ़ने जा रहा है? क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो ये बेहद आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी किसी से कम ताकतवर नहीं है, चाहे वो बीएसपी ही क्यों ना हो। किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्तमान हालात ये इशारा कर रहे हैं कि चुनाव का मुकाबला इन्हीं दो के बीच है, क्योंकि अधिकांश लोग या तो साइकिल की सवारी के लिए लाइन लगाए हुए हैं या वहां जगह नहीं मिली तो बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? जो जनता चाह रही होती है बहनों भाई, दरअसल नेता वही चाह रहे होते हैं। जनता का जो फीडबैक नेता को मिलता है, नेता उधर ही भागता है। तो जिस पार्टी की दीवार फांद के नेता ज्यादा लोग कूद रहे हों तो ये समझें कि जनता का उत्साह उधर अधिक है। इसलिए मुकाबला उत्तर प्रदेश में दो ध्रुवी है और बहुत दिलचस्प है। कुछ बयान सुने आप। भारतीय जनता पार्टी से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, और आज की तारीख में जो एक तानाशाही का शासन चल रहा है जिसमें कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, ऐसा एक मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए कुछ कॉमन एजेंडा पे रणनीतिक चर्चा हुई है। देखिए, हम लोग की बात गठबंधन को लेके हुई है। गठबंधन की चर्चा हम लोग करने जाए थे। सीटों की अभी कोई चर्चा ऐसी नहीं हुई है खुल के। हम लोग संयुक्त बहुत जल्दी ही मंच साझा करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो पहले ही बता दिया था कि इस बार 2022 के चुनाव में छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। एक अखिलेश डिंपल को टक्कर देने के लिए आजमगढ़, एक सोनिया प्रियंका, और दोनों परिश्रमी हैं, लोकप्रिय अपने अपने क्षेत्र में। मैं समझता हूँ राजनीति में ये अक्सर रहा होता है, कोई किसी के साथ आता है, कोई किसी को छोड़ता है। अभी तो ये देख रहे हैं आप, कल क्या होगा ये भी तय नहीं है। तो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ चुनिंदा मेहमान हैं और आज की चर्चा बहुत दिलचस्प है और इस दिलचस्पी को हम आगे बढ़ाएंगे। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से हैं, एमएलसी और प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं मेरे साथ। अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से हैं। कश्यप जी समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर एमएच खान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीएसपी के। संजय चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के सीनियर लीडर हैं। विनोद अग्निहोत्री जी देश के जाने माने पत्रकार, और वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। वैभव महेश्वरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आज आपसे करना चाहता हूं। आज मैंने टेलीविज़न चैनल्स पे देखा और खबरें भी देखी कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। हालांकि गठबंधन के सवाल पर वो टाल मटोल करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि कॉमन एजेंडे पर बात हुई है। तो क्या मैं ये मानूं कि सैद्धांतिक तौर पर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, या अभी संभावनाएं हैं, या अभी ये सिर्फ चर्चा है? ब्रिजेश जी, जैसा कि लगातार आप भी इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है दो ध्रुवीय है। बिल्कुल ये कि बहुत ज़्यादा छोटी पार्टियों का या अन्य पार्टियों का स्कोप अभी जनता के मन में दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों को लेकर दिसंबर के माह से ही बहुत ज़्यादा सक्रिय है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और हम लोगों के
एफर्ट करने का नतीजा भी ये निकला है कि पब्लिक और अन्य जो दल हैं वो भी तमाम मुद्दों की बातें करने लगे हैं। तो ये बदलाव तो आम आदमी पार्टी लाने के लिए इसको क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। लेकिन बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये कि ये जो जहर की राजनीति है, धर्म की जो राजनीति करते हैं, सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, ये जहर की राजनीति की प्रयोगशाला है भारतीय जनता पार्टी की। इस प्रयोगशाला का समेटा जाना बहुत जरूरी है। तो इस बार अगर बीजेपी दोबारा रिपीट कर जाती है तो इसका असर पूरे देश को नेगेटिव के तौर पर 2024 में भी दिखाई पड़ेगा। और अगर बीजेपी का टुकड़ा अगर यहाँ साफ हो जाता है तो इसका असर रोकना चाहते हैं आप, या फिर समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं? आपका मुख्य मकसद क्या है? और दूसरा, आप ये स्पष्ट करिए कि आप समाजवादी पार्टी के अलायंस के साथ हैं अथवा अभी सिर्फ बात चल रही है आपकी? ब्रिजेश जी, हमारी पार्टी आंदोलन की पार्टी है और बहुत सैक्रिफाइस करने वाले हम लोग हैं। हमारी पार्टी ने बहुत सैक्रिफाइस किए। 49 दिनों के अंदर हमने अपनी सरकार को छोड़ दिया था महज एक जन लोकपाल बिल के ना आने पर, समर्थन ना मिलने पर। तो ये एजेंडा नहीं है कि आम आदमी पार्टी पावर में आती है कि नहीं आती है, लेकिन ये एजेंडा जरूर है हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी में कि उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति का केंद्र है वो भाजपा के हाथ से जाना चाहिए। और इसके लिए अगर किसी भी तरह के समझौते, अलायंस इस प्रदेश के लिए अगर जरूरी है तो आम आदमी पार्टी इसमें आप वही आम आदमी पार्टी हैं जिसने पिछले हफ्ते और पिछले महीने ये खुलकर ऐलान किया था कि आप 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 150 से ज्यादा आपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए थे। बर्छी, भाला, बल्लम लेकर आपके लोग दौड़ रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश फतेह कर लेना है। आज क्या हुआ कि आपकी पार्टी के उत्तर प्रदेश के चीफ, उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह अखिलेश यादव के कैंप ऑफिस में बैठे नजर आए? या तो आपका पहले का असेसमेंट गलत था, या तो फिर इस असेसमेंट में कुछ बात है। मिलना मिलाना कुछ भी गलत नहीं है ब्रिजेश जी, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। लेकिन मैं बताऊं कि आम आदमी पार्टी अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारियां सभी सीटों पर कर रही है। हमारे पास आवेदनों की बाढ़ आई हुई है। तमाम लोग हमसे मिलकर तो जब आपके यहाँ इतनी बाढ़ हुई है तो दूसरे के यहाँ गए क्यों चाह रहे हैं? लेकिन सवाल यह है कि अगर जनता मन बनाए है कि इसका विकल्प ये होगा तो इस विकल्प को फिर पुख्ता करना, इस विकल्प को मजबूत करना इस प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कितनी सीटें मिल रही हैं आपको? तो बीजेपी को अगर हराने के लिए कोई स्टेप लेना पड़ता है तो आम आदमी पार्टी का सबसे पहला कदम ये होगा। हाउ मेनी सीट्स? हाँ जी, देखिए अभी तो बहुत ही इनिशियल है, अभी तो कोई बात भी नहीं हुई कि सीटों की। बात यह है कि बीजेपी को कैसे रोका जाए, इस पर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है। और तो अभी रसगुल्ला खाने गए थे, अभी प्रॉपर डिनर हाथ मिलाना पड़ता है, हाथ मिलाएंगे। शुक्रिया आपका। मैं राजपाल कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं, इनको कुछ कुरेदा जाए, शायद ये सच बता दें। बहुत शुक्रिया आपका राजपाल जी। आप मुझे ये बताइए कि आज 2 हाई प्रोफाइल मुलाकातें अखिलेश यादव जी ने की, संजय सिंह और कृष्णा पटेल से। क्या दोनों के साथ समाजवादी पार्टी अलायंस में जा रही है? देखिए ब्रजेश जी, किसके साथ में अलायंस होगा, किसके साथ में नहीं होगा, वो तो सब अधिकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पास है। लेकिन जो बात आपने भी कही और भी लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई बीजेपी को हटाएगा तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हटाएंगे। और जो आपने कहा कि जनता का परसेप्शन, जनता भी यही जान रही है और जनता को पता है कोई हटा पाएगा जिसके नेतृत्व में, क्योंकि बीजेपी के अन्याय, अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी और सब कितने मुद्दे हैं, सभी मोर्चों पे विफल रही है। तो वो लोग हटाना चाहते हैं, जनता को परेशान किया है। और समाजवादी पार्टी वह दल है जिसका बहुत बड़ा दिल है। राजपाल जी, इन दिनों मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में साइकिल की सवारी की लाइन लगी हुई है, कारण क्या है इसका? अचानक ऐसी तब्दीली क्यों, कैसे आ गई? ये देखिए, एक तो भाई यही 403 सीट पे लड़ रहे थे और बल्लम मुल्लम लेके दौड़ रहे थे, अब देखिए आज फोटो खिंचवा रहे थे। देखिए, जनता उत्तर प्रदेश की माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ी हो गई है। और आपने देखा होगा जब माननीय अखिलेश यादव जी एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी आते हैं और उसी सड़क पे रथ लेके माननीय अखिलेश यादव जी निकलते हैं, तो उनको सुबह से चले, शाम हो गई, रात हो गई, सवेरा हो गया, न उत्साह में कमी थी, न भीड़ में कमी थी। और तो क्या यही टर्निंग पॉइंट मानते हैं कि वो दृश्य देखकर ये सब दल दबाव में आ गए? नहीं, दृश्य नहीं, जनता भी नीचे धरातल पे। आप देखिए ना, आप देखिए, पूरब से गेट बंद हो गया, राजभर जी आ गए, पश्चिम से गेट बंद हो गया,
जयंत चौधरी जी आ गए, बीच में भी हमारे लोग हैं। तो सभी तरह से बीजेपी के दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं, जनता को भी नजर आ रहे हैं, सभी को नजर आ रहे हैं। और जो बीजेपी को हटाना चाहता है वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में जुड़ना चाहता है। ओके, मैं डॉक्टर एमएच खान को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जब मैं इन लोग से सवाल कर रहा था तो आप हंस रहे थे। एक तो मैं आपसे हंसने का कारण जानना चाहता हूं, और दूसरा कि इस गोलबंदी में बीएसपी एकदम इग्नोर हो रही है, नज़रअंदाज कर रहे हैं लोग, और दल भी दूसरे जो गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि बीएसपी को इग्नोर किया जा रहा है? नहीं, ठीक बात है। नहीं, मिश्रा जी ठीक कह रहे हैं आप। बीएसपी को इग्नोर कोई नहीं कर रहा है, इग्नोर जनता नहीं कर रहा है। बाकी ये दल जो है आते जाने वाले लोग करें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ये अभी आप अपने मुंह से कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी 150 सीटें डिक्लेयर कर चुकी है, अपना एजेंडा भी बता चुकी है, अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। जयंत चौधरी इसके पहले आकर यहां अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके, डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं, 35 सीटें मांग रहे हैं। अभी ये 150 डिक्लेयर की, ये कितनी सीटें मांगेंगे? मुझे तो लगता है वक्त आते आते कहीं समाजवादी पार्टी ही न कहीं 35 सीट पर सिमट जाए, बाकी सबको बांटने में लग जाए। तो ये हमारा विषय नहीं है। ये जाना है कितना सीट किसको देना है, किस पे लड़ना है, किस पे माथापच्ची करना है, किस पे क्या करना है। आम आदमी पार्टी को ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि ये भ्रष्ट आदमी है। केजरीवाल ने कहा था। आप ये आम आदमी पार्टी से क्यों नाराज हैं? आप इतनी बड़ी पार्टी, ये इतने छोटी पार्टी, तो इनसे क्यों नाराज हो गए? नहीं, मैं बता रहा हूं, इन लोगों की तलखियां बता रहा हूं आपको तलखियां बता रहा हूं। केजरीवाल ने कहा मुलायम सिंह भ्रष्ट आदमी है, और मुलायम सिंह ने कहा ये कचरा है। तो अब ये कचरा भ्रष्ट सब मिल रहे हैं, हमसे क्या लेना देना? हम तो जनता के साथ खड़े हैं। हम तो जो महंगाई है उस पर बात कर रहे हैं, हम तो जो बलात्कार हो रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। ये देखिए, मुजफ्फरनगर कांड नहीं हुआ था क्या? आपने देखा कि आपकी एक एमएलए पहले आपकी बाउंड्री फांद के मुसलमान टेंटों में रह रहा था। आपकी खान साहब, आपकी पार्टी की देखिए, मैंने जिसको निकाला बाउंड्री फाना है, आप चाहे जो मर्जी करे। अरे सवाल तो ले लो, आप जवाब पहले दिए दे रहे हो। आपको पता है मैं क्या पूछने वाला हूँ। 2012 से लेके 2017 आपकी एक विधायक डबल क्रॉस कर रही है। आपको पता है कि पहले वो सपा में गई, फिर आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो वो हम तो कह रहे हैं जिसको हमने निकाल दिया वो कहीं भी जा सकता है, उसको लोग छोड़ सकते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या 2012 से लेकर 2017 तक जो गुंडा राज हुआ था, जो 500 से 600 दंगे हुए थे, क्या उसके साथ लोग जाना पसंद करेंगे? क्या जहां पर कत्लेआम हो रहा था उस वक्त सैफई में लोग नाच देख रहे थे, क्या उसके साथ जाना जो पसंद कर रहा है वो उसी प्रवृत्ति का आदमी है? कोई समाज सेवा नहीं करने जा रहा हूं। मैं आपके कट्टर दुश्मन सुरेंद्र राजपूत को बुलाना चाहता हूं। खान साहब, बहुजन समाज पार्टी, खान साहब शुक्रिया आपका, आज आप सुनना कम चाहते हैं, आगे बढ़ रही है। आपके कट्टर दुश्मन सुरेंद्र राजपूत भी बैठे हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। नहीं, आप बोलने देना नहीं चाहते, आज बोलने देना नहीं चाहते। कितना बोलिएगा? देखिए, आज आपका आशीर्वाद कम मिल रहा मुझे। कितना आपको स्पेस दे रहा हूं, आप बोल रहे हो, सबको गरिया रहे हो, मैं सुन भी रहा हूं। अब मैं आपके कट्टर दुश्मन को थोड़ा जगह दे दूं, सुरेंद्र राजपूत को। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों जो अलाइनमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल अलाइनमेंट, वो या तो बीजेपी के इर्द गिर्द हो रहा है या समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द हो रहा है। किसकी क्या ताकत है, क्या नहीं है, किसकी क्या राजनीतिक क्षमता है या नहीं है, ये एक अलग विषय है। लेकिन क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वो दो ध्रुवीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, कबीर का दोहा था ब्रजेश भाई कि पावस देख रहीम मन, कोयल साधत मौन, अब दादुर वक्ता भयो हमको पूछत कौन। सच बात यह है कि आप दो ध्रुवीय बनाना चाहें, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा बहुध्रुवीय रहेगा। अगर दो ध्रुवीय चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप दो ध्रुव में एक ध्रुव एक तरफ कर देंगे, दूसरा दूसरी तरफ कर देंगे, तो ये लोग ये कामयाब हो जाएंगे कि एक धर्म के विशेष के खिलाफ, एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ अपने आप को इकट्ठा करने की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। चुनाव में कांग्रेस पार्टी जनता के गठबंधन के साथ श्रीमती प्रियंका गांधी के नेतृत्व में खड़ी है, मजबूती से खड़ी है,
अपनी प्रतिज्ञाओं के साथ खड़ी है, जितनी प्रतिज्ञाएं हम कर रहे हैं उनको पूरा करने के वादे के साथ खड़े हैं और पिछली सरकार के कुशासन पर प्रश्न उठाने के लिए खड़े हैं। पर अकेले आप चक्का घुमाने की स्थिति में नहीं है, इस सच को स्वीकारने में क्या परहेज है? ये मूल रूप से आपकी आज की भावना से आपकी जो निर्मम मीमांसा है वो भी हमें धनात्मक ऊर्जा देगी। सच बात यह है मतलब कि मैं अगर ये बात करूं तो मैं निर्मम मीमांसा कर तो मैं धनात्मक ऊर्जा भी तो ले रहा हूं आपसे, मैंने ऋणात्मक ऊर्जा तो कही नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी के अलावा बताइए पिछले 3.5 साल में कौन उम्भा के लिए खड़ा हुआ, कौन उन्नाव के लिए खड़ा हुआ, कौन हाथरस की बेटी के लिए खड़ा हुआ, कौन लखीमपुर में थार की मार के किसान के सामने साथ में खड़ा हुआ। तो आपको जवाब मिलता है कि कोरोना काल से लेकर के और सारी जगहों पर कांग्रेस आपको सड़क पे दिखाई दी। आप विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम विक्टिम कार्ड कतई नहीं खेल रहे, हम तो जनता के साथ गठबंधन। आपसे ज्यादा स्मार्ट तो आम आदमी पार्टी वाले निकले, वो तो अखिलेश यादव से हाथ मिलाए। अच्छी बात है, वो पार्टी से हाथ मिलाए अखिलेश यादव जी, और अगर वो हाथ मिलाते हैं तो निश्चित तौर पर अखिलेश जी को शाहीन बाग का जवाब देना होगा। किसान आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था पंजाब में, और बाकायदा जो इन्होंने बिल पास किया था। कांग्रेस विरोध कर रही है कि आम आदमी पार्टी और सपा ना मिले। जी, कांग्रेस विरोध कर रही है कि सपा और आप पार्टी ये तो इन दोनों पार्टियों का मामला है, आपस में जनता में जवाब देना होगा। हम तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में स्पष्ट रूप से मैं संजय चौधरी को आमंत्रित करता हूं। अकेले चल रहे हैं, अकेले ही चलेंगे। मेरठ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। संजय, बहुत शुक्रिया आपका। क्या समाजवादी पार्टी के साथ आपकी पार्टी का अलायंस फाइनल हो गया? अगर हाँ तो कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, अलायंस का जो भी मामला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी जल्द ही आप लोगों के सामने आकर इस बारे में बात। आप बोले, मैं सुन रहा हूं, गो अहेड। संजय जी आप बोलिए, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आप बोलते रहे, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। मेरा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी से हमारे गठबंधन में पॉजिटिव की तरफ राह चल रही है। दोनों नेताओं मिले हैं अभी, और जल्द ही उसकी घोषणा भी होगी। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बारे में बताएंगे। तो कब तक आप अपना ये कब तक इसको फाइनलाइज कर लेंगे आप? ये बहुत जल्द हो जाएगा जी, बहुत जल्द आप लोगों के सामने आके। ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में ये गठबंधन के लिए क्या उम्मीदें आप देखते हैं? देखिए, आज किसान की जो दुर्दशा भाजपा सरकार ने कर दी है, चाहे वो आंदोलन हो, 1 साल से लगातार आंदोलन चल रहा था, और ये भाजपा के लोग आकर, इनके मीडिया प्रभारी इस काले कानून को सफेद कानून बताकर किसानों को कभी भड़वा आतंकवादी कहने का काम कर रहे थे, उनका उत्पीड़न करने का काम कर रहे थे। 700 से ऊपर किसान शहीद हुए वहां धरने में, और प्रधानमंत्री जी जो 15 मिनट की दूरी पे रहते हैं वहां पे दिल्ली में, जो अपने आप को देश का चौकीदार और सेवक बताते हैं जी, वो वहां पहुंच के उन्हें श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए। मजबूरन उन्हें झुक के, जब उन्होंने देखा कि उनकी जमीन खिसक रही है उत्तर प्रदेश में, अभी हिमाचल का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, जो हार भाजपा को मिली है, मजबूरन इन्हें आके आप कितनी अभी कुछ दिन पहले ये टीवी पे आए और इन्होंने बोला कि हम इस काले कानून को चुनाव वापस लड़ने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में दे। देखिए, ये जो मामला है, ये हमारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि एक ऐसी गठबंधन की सरकार, मजबूत सरकार देना, जो किसानों की, युवाओं की और मजदूरों की आवाज बने। ओके, शुक्रिया आपका। मैं अमित पुरी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। निश्चित ही बहुत शुक्रिया आपका संजय जी। मैं अमित पुरी जी को आमंत्रित करता हूं। पुरी जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद डिबेट ज्वाइन करने के लिए। आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कुनबा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और यहाँ अलायंस पार्टनर्स आपके यहाँ के मुकाबले 2 गुने से ज़्यादा अधिक हैं, और हर क्षेत्र में हैं, हर जातीय व्यवस्था में संतुलित हैं, हर क्षेत्रीय व्यवस्था में संतुलित हैं। आप क्या चिंता में हैं कि ये गठबंधन आपको बहुत कड़ी चुनौती देने जा रहा है? पहला प्रश्न। दूसरा, क्या आप सहमत हैं इस बात से कि उत्तर प्रदेश में बहुध्रुवीय नहीं बल्कि 2 ध्रुवीय व्यवस्था के तहत
चुनाव होने जा रहा है? ब्रिजेश जी, मैं एक एक करके सारे सवालों को पॉलिटिकली जो मेरी ये समझ है मैं उसके हिसाब से आंसर करता हूँ। जहाँ तक कृष्णा पटेल जी का सवाल है, जयंत जी का सवाल है, ये दोनों समाजवादी पार्टी के खेमे के साथ बहुत दिनों से अपनी अलायंस में थे, तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि आप पार्टी ने पहले कितनी सीटें कहीं घोषणा पत्र का, जो परंपरागत राजनीति को चुनौती दे रहे थे वो आज परंपरागत राजनीति की गोद में बैठ गए। यही वैचारिक रूप से उनका खोखलापन साबित करता है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी कांग्रेस के मित्र जानते हैं कि औलाद की कसम खा करके कांग्रेस की गोद में कैसे बैठे थे और 49 दिन की शहादत की कहानी दुनिया जानती है। अब आइए मोटे मोटे बातों पे जिन पे पॉलिटिकल तबसरा करना है। गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में होते रहे, 2017 में भी हुआ, 19 में भी हुआ, और दोनों समय ये कहा गया, जो भी वोकैबुलरी रही हो गठबंधन के नारों की, लेकिन कहा यह गया कि एक बड़ी चुनौती है। हमने ठीक है, हमने माना चुनौती है, हम उस चुनौती के पार आए, और आज भी हम मानते हैं कि जो गठबंधन हो रहे हैं उन चुनौतियों के हम पार आएंगे, निश्चित रूप से पार आएंगे। लेकिन सवाल ये है, मैं आपको काट नहीं रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि कांग्रेस हो, बसपा हो या कोई भी दल हो, हम किसी दल को छोटा नहीं कहते। हम लगातार सुन रहे हैं सब एक दूसरे को छोटा दल, छोटा दल। हमारा मानना है दल दल होता है, उसकी अपनी एक नीतियां हैं, जनता के बीच में जाएंगे, कार्यक्रम लेके जाएंगे, और हमारी निगाह में कोई छोटा बड़ा दल पर नहीं आप है। ये तो महसूस करते हो कि समाजवादी खेमे में गोलबंदी आपसे ज्यादा बड़ी हो रही है, हमसे बड़ी, और उधर आकर्षण अधिक है, हर कोई साइकिल की सवारी के लिए बेताब है। बस ये सवाल तक मैं उत्तर को रोके था। ये जो बाइपोलर का परसेप्शन है, ये क्यों बनाया जा रहा है? ये बाइपोलर का परसेप्शन इसलिए बनाया जा रहा है कि तो बना तो आप ही के लोग रहे हैं, आप ही के सीनियर लीडर नहीं। पूरी स्पीच में सिर्फ समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव को निशाने पे रखते हैं, आप बीएसपी या कांग्रेस को पूछते नहीं? नहीं, हम सबको करते हैं। आप इस चर्चा में मैं नहीं इसलिए जा रहा कि जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं कांग्रेस को तो बीजेपी बढ़ा रही है इसलिए कि उसको वोट कटवाना है। तो खैर उन सब एनालिसिस में मैं नहीं जाता, मैं मोटी बात पे जाता हूँ। मेरा मानना है कि ये बाइपोलर चुनाव नहीं है, मल्टी कॉर्नर चुनाव है। केवल वोट बैंक के परसेप्शन और कंसोलिडेशन के लिए वन अपमैनशिप की एक लड़ाई है कि भाई देखो कांग्रेस और बसपा उसको ना ले जाए, इसलिए सपा उस खेल के अंदर अपने को आगे रख रही। और देखिए मजे की बात, एक पंक्ति कह दूं फिर आप जो कहेंगे वो उत्तर दूंगा। समाजवादी पार्टी ने जो मैं कहूंगा वो उत्तर देंगे आप? हाँ, आप बोलेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा। हाँ, अच्छा। समाजवादी पार्टी ने आज जब इतना महिमा मंडन चला उनका, तब उन्होंने क्या कहा? पूरब में राजभर जी हैं वो देख रहे हैं, पश्चिम में जैन जी हैं वो देख रहे हैं, और हम तो बीच में है ही हैं। एटा इटावा मैनपुरी की बेल्ट में, और करहल और मैनपुरी पहले राउंड में नो इंटरप्शन प्लीज। वो वहीं पर, कश्यप जी प्लीज, मैं किसी के बीच में नहीं बोला जी। नहीं, उन्होंने मान लिया खुले दिल से कि बीच मध्य उत्तर मैं विनोद अग्निहोत्री जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। पुरी जी बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। विनोद जी बहुत स्वागत आपका, और धन्यवाद कि आपने सब्र के साथ सभी वक्ताओं की बात सुनी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार 2007, 2012, 2014, 2019 इसके मुकाबले कुछ अलग होता दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, या हो सकता है कि हम लोग वो ना सोच पा रहे हो जो जनता सोच रही है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो ध्रुवीय व्यवस्थाएं ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। एक एनडीए का जो बीजेपी लीड कर रही है, और एक समाजवादी अलायंस का जो सपा कर रही है। बाकी दलों की भी क्षमताओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता, विशेष तौर पर बहुजन समाज पार्टी। लेकिन आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरह से परिभाषित करते हैं, क्योंकि दोनों गठबंधनों की तरफ आकर्षण बहुत तेजी से है? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव तो बहुकोणीय हो रहे हैं, लेकिन मुकाबला जो है वो धीरे धीरे दो ध्रुवी होता जा रहा है। तो चुनाव तो निश्चित रूप से 4 पोल लड़ेंगे। सपा का गठबंधन अपनी तरफ होगा, भाजपा का गठबंधन एक तरफ होगा, कांग्रेस होगी, बसपा होगी, तो यानी चतुष्कोणीय चुनाव होगा। लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बनाम समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच में होता हुआ नजर आ रहा है, और लगता है आखिर तक वो लड़ाई जो है उन्हीं के बीच में होती दिखाई पड़ेगी। तो इसलिए दोनों बातें हैं। जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि चुनाव होना, आपकी बात भी सही है कि मुकाबला जो है वो दो ध्रुवी होता जा रहा है। पिछला देखिए 2017 का चुनाव भी करीब करीब 2 ध्रुवी हो गया था, क्योंकि बसपा जो है वो
हाशिए पे चली गई थी और सपा और कांग्रेस का गठबंधन था और भाजपा एक तरफ अपने गठबंधन के साथ थी और नतीजा काफी जो है हम लोगों ने देखा कि भाजपा को आशातीत सफलता मिली थी। लेकिन उसके अलग कारण थे। कारण ये थे कि 14 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। सपा और बसपा की सरकारों को लेकर के लोगों के मन में एक एंटी इनकम्बेंसी थी। मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ बिल्कुल अपने चरमोत्कर्ष पर था और पूरा चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा गया था। बहुत सारे फैक्टर्स थे और कांग्रेस ने पहले 27 साल बनाम बेहाल यूपी बिहार का नारा दिया, उसके बाद उस सपा के साथ जाके चुनाव लड़ा। ये सब चीजें फैक्टर्स थे और उसके बाद हिंदुत्व का तड़का भी था जब शमशान कब्रिस्तान का भाषण दिया गया, दिवाली और रमजान का भाषण दिया गया। तो सब मिला जुला करके पिछड़ों का एक गोलबंदी भाजपा ने अपने पक्ष में बहुत अच्छी तरह से कर ली थी कि जो गैर यादव पिछड़े हैं वो बीजेपी के साथ एकजुट हुए, गैर जाटो दलित एकजुट हुए। तो एक बड़ा अम्ब्रेला बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने और वो इस तरह से 325-326 सीटों पर उसका गठबंधन पहुंच गया था। खुद भाजपा 312 सीटें जीती थी। इस बार स्थितियां बदली हुई है। बदली हुई इसलिए है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपना गठबंधन बनाना शुरू किया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, पूर्व में ओम प्रकाश राजभर, इसके अलावा उस सुखदेव राजभर के वो रामचंद्र राजभर और लालजी वर्मा जैसे लोग भाजपा सभा में शामिल हो गए। आज संजय सिंह मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है कुछ उस तरह का अम्ब्रेला बनाना चाहते हैं जिसमें पिछड़े भी हों, जिसमें अल्पसंख्यक भी उनके साथ आ जाए। क्या इन जो छोटे जिसको आप अम्ब्रेला बना रहे हैं, ये जो अम्ब्रेला बन रहा है, इसको आप मानते हैं कि ये मध्यम वर्गीय वोटर है जो तमाम कारणों से आम आदमी पार्टी को पसंद करता है, उसके बीच में भी समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ दोस्ती करके गठबंधन करके अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। कृष्णा पटेल का मिलना, यानी कहीं ना कहीं जो अनुप्रिया पटेल का जो कुर्मी जनाधार है उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी की कोशिश है। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव एक वैसा ही एक अम्ब्रेला बनाना चाहते हैं जैसा कभी मुलायम सिंह यादव बनाया करते थे और अखिलेश उस कोशिश में है। भारतीय जनता पार्टी ने संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल को लेकर गठबंधन तो बनाया है, लेकिन उसका मुख्य दारोमदार जो है योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी की छवि पर है। किसान आंदोलन उसके लिए एक बड़ी चुनौती रही है और उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए किसान कानून वापस लिए गए, लेकिन अब एमएसपी का मामला अड़ गया है। किसान अभी घर जाने को तैयार नहीं दिखते हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां गहरी हैं। महंगाई की अपनी समस्या है, पेट्रोल डीजल के दामों की अपनी समस्या है, खाद नहीं मिल रही है, उससे किसानों में एक मैसेज जो है वो नेगेटिव जा रहा है। तो कई तरह के सवाल हैं जिनका मुकाबला। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद विनोद जी। नेक्स्ट राउंड में आपके आंकड़ों के साथ बाकी विचारों को सम्मिलित करता हूं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का चुनाव आप सही कर रहे हैं, इस बार बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। इस बार कोई वैसा सीधा नैरेटिव नहीं है जैसे कि 2017 में था या 2012 में था। 2012 में सीधे सीधे मैं यही बात संप्रेषित करना चाहता हूं। लोगों ने वोट दिया था। 2017 में सपा बसपा की एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया गया। धन्यवाद विनोद जी, शुक्रिया आपका। और भाजपा देखिए जिस तरह हिंदुत्व की राजनीति को भी हवा दे रही है जी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो है कैराना में जाते हैं, कैराना के पलायन पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, उसका मुद्दा उठाते हैं। विनोद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है अपने हिंदुत्व के कार्ड को भी चलने की कोशिश कर रही है और उसकी कोशिश बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं वीरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र जी आप मुझे बताइए कि ये जो गठबंधनों के इस दिनों गणित है वो बहुत तेज हो गया है। आज मैंने देखा कि संजय सिंह और कृष्णा पटेल मिले, उधर बीजेपी में 2 विधायक शामिल हुए, एक बीएसपी से और दूसरी कांग्रेस से शामिल हुई हैं। क्या आप भी ये मानते हैं जो विनोद जी समझ रहे हैं कि बहुकोणीय नहीं बल्कि 2 ध्रुवीय व्यवस्थाओं के तहत उत्तर प्रदेश में चुनाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं? देखिए ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या ये सीधी लड़ाई की ओर चल जा रहा है चुनाव, क्योंकि चुनावी मौसम में तो कुछ विधायक इधर आते हैं, कुछ नेता उधर जाते हैं, लेकिन एक तरफ बीजेपी है जो देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा जमावड़ा अखिलेश यादव के साथ उनका सामना करने के लिए आ रहा है। तो राजनीतिक पार्टियों का जो जमावड़ा है ये एक संकेत और मैसेज देने की कोशिश है कि अब ये लड़ाई सीधी हो सकती है। अच्छा एक चीज़ और आप देखेंगे कि पश्चिम से लेकर पूरब तक और सेंट्रल यूपी या बुंदेलखंड हर जगह अखिलेश ने छोटे छोटी पार्टियों से गठबंधन कर लिया है, जबकि कांग्रेस अभी गठबंधन नहीं कर पाई है, ना बसपा ने कोई गठबंधन किया है, जो 2 और बड़े दल हैं। बीजेपी के पास भी कुछ गठबंधन है, तो स्वाभाविक है कि टक्कर तो एक ही तरफ दिख रही है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद
आप ये जान लीजिए कि बीजेपी 2017 के बाद से अपने इतिहास के सबसे कठिन चुनाव में है, क्योंकि सरकार में रही है, एंटी इनकम्बेंसी है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ जो कुछ तस्वीरें आजकल चर्चा में विषय बनी, वो ये संदेश दिया गया कि दिल्ली और यूपी एक मन से एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोशिश लगातार है, केंद्र की लगातार कोशिश है कि यूपी में किसी तरह से सरकार को बरकरार रखा जाए। योगी के रूप में उनके पास एक निर्विवाद नेता है, लेकिन उनको मुकाबला अब अखिलेश यादव से है, जो 4 बजे रात में भी लाखों की भीड़ सड़क पर जमा कर सकते हैं। प्रियंका गांधी लड़ रही हैं, लेकिन उनके पास संगठन कम है, लोग जानते हैं कि वो अभी सरकार नहीं बना पाएंगी। मायावती के साथ जरूर है कि उनके अपने समाज का वोट है। वो अब पहले नारा चला कि भाई हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो बीजेपी ने कहा ब्रह्मा जी से कि तुम उतरो, कमल का फूल हमें दो, इस पे हमें हाथी भी बैठाना है, गणेश भी बैठाना है और ब्रह्मा विष्णु भी बैठेंगे। तो 2017 चुनाव में चाहे दागी मिला, चाहे बेदाग मिला, चाहे बसपा मिला, चाहे सपा मिला, सबको बीजेपी ने उठा के भर लिया, कमल के फूल पे बैठा लिया और चुनाव जीते। लेकिन अब की बार स्थिति ये दूसरी दिख रही है। अब साइकिल की बात आती है। देखिए, हैंडल पर तो पहले से 3 लोग बैठे थे, केशव देव मौर्य बैठे थे और कृष्णा पटेल की पार्टी बैठी थी और जनवादी पार्टी बैठी थी संजय सिंह चौहान की। रात भर आए, बोले हम आगे डंडा बैठेंगे। पीछे कैरियल पर आरएलडी बैठी है। 6 विधायक बसपा के बाकी हुए, कहे हमें सदरी के जेब में रख लो। अब कुर्ता फटना बचा है, अब ये कह रहे हैं हमें कुर्ता लटका लो। एक झोला लटका लो, एक झोला, झोले में भी कुछ लोग आ सकते हैं। तो ये जो चुनाव है जी, एक चीज ये संकेत मिला है कि समाजवादी पार्टी लगभग 340 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, अखिलेश यादव की पार्टी, और 60-62 सीटें 60-62 सीटें वो अपने गठबंधन के लोगों को देगी। आज संजय सिंह भी मिला है, वो कहाँ बैठेंगे गठबंधन में? सुना ये है कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कुछ बातचीत की है। पर मुझे बीरेन जी समझ नहीं आई, ये वो पार्टी है जिसने 150 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए थे, पूरे यूपी में रंगबाजी करते हुए घूम रहे थे कि अकेले लड़ेंगे और सबको देख लेंगे, और आज जाके समाजवादी पार्टी से हाथ मिला रहे हैं। देखिए, सियासत में कहावत है कि अपनी गरज थी तो लिपटना कबूल था। तो ये लिपटना चिपटना ये तो सब चुनाव में सरकार बनाने के लिए करना पड़ता है, ये कौन नई बात है। यूपी घूम के समझ में आ गया होगा ना कि ये दिल्ली नहीं है। देखिए, बिल्कुल सबके समझ में आ जाएगा। जो पार्टी मायावती को बहुमत मिला 2007 में, आज उनकी स्थिति 19 पे आ गई थी। अखिलेश यादव को 2012 में 224 मिला था, 47, 48, 50 सीट पे आ गई पार्टी। भाजपा 325 पे पहुंच गई। क्या ये उसका चरम था या उसके ऊपर ये जाएगी, या वो भी पिछली 2 चुनावों में पार्टियों की तरह वो 100 के नीचे आ जाएगी? कई सारे सवाल हैं। क्या मोदी और योगी का करिश्मा उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बनवा पाएगा? और बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाती है तो फिर उसके लिए देश में राजनीतिक हालात, परिणाम क्या होंगे, ये सब लोग निगाह लगाए हैं। भाई, विपक्षी दल तो गिद्ध निगाह में लगा है कि कौनो तरह से यूपी से बीजेपी बाहर करो, यहां से गिरा लिए तो आगे जो है रास्ता तय हो जाएगा। जी वीरेन जी, तो मोदी भी बार बार यूपी आ रहे हैं और वो भी सभाएं कर रहे हैं, वो जान रहे हैं यूपी की महत्ता को। आंकड़े देखिए सब बताते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि लड़ाई तो देखिए सीधी सादी है। मैंने बात सुनी, अग्निहोत्री साहब बहुत सटीक विश्लेषण करते हैं, लेकिन मिलना जुलना गठबंधन तो होगा। आज समाजवादी पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है,
सबके सीधी चुनाव लड़ रही है, तो स्वाभाविक है कि मायावती की पार्टी को, कांग्रेस को परेशानी तो होगी, क्योंकि इनके पास कोई गठबंधन के लिए बच ही नहीं रहा है। बीजेपी भी नहीं चाहती। आज तो खान साहब और सुरेंद्र राजपूत दुश्मनी भी भुला दिए। नहीं, अमित पुरी भी कह रहे हैं ये सब गंदे लोग हैं, इनको ले जा रहे हैं, ये सब गंदी पार्टी के लोग हैं, पहले हमारे साथ थे, पवित्र थे, अब ये सब गलत जगह चले गए। सही कह। तो ये देखिए क्या कहते हैं, आज ये एक दूसरे को ललकार रहे हैं। समंदर की गलत फहमी तो देखो जी ब्रजेश जी। हाँ बोलिए। दंगों को भी याद दिला दीजिए ना। समंदर की गलत फहमी तो देखो कि जमी पर टिका है पर किनारों को ललकारता है। तो ये सियासत है, डरने डराने ललकारने का खेल चल रहा है। अभी देखते जाओ कि बहुत सारे लोगों को, आज 2 विधायक बीजेपी में भी टूट के आए, और लोग भी टूटेंगे जिनका ईमान कमजोर हो, जो आज इनके साथ हैं वो दूसरे के साथ भी जा सकते हैं, जो दूसरे के साथ है इनके साथ आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है जी। बहरहाल ये सियासत है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि मेरे ईमान से मुझे डगमगाना चाहता है और आंखों को लहू से डबडबाना चाहता है, और बांध कर हाथ मेरे ललकार रहा है मुझे, और खुद तो डरा हुआ है और मुझे डराना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, आज इस जो प्रस्तावित गठबंधन है, हमें उनको लेकर कू ऐप पर कुछ सवाल पूछे थे। सवाल ये पूछा था कि क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी गठबंधन बनाम सपा गठबंधन हो गया है। राशिद अख्तर लिखते हैं कि गठबंधन में ओवैसी को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, नहीं तो नुकसान बिहार जैसा होगा। तो पब्लिक ओपिनियन में अशोक कुमार लिखते हैं कि बाकी दल भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रयत्नशील हैं, अल्पसंख्यक बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चुनौती देगा। ये प्रश्न हमने कू ऐप पर पूछे थे, जिनके सवाल और जवाब आपके समक्ष विराजमान है। अब मैं सीधे चलता हूं, आपको आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वैभव महेश्वरी के पास ले चलता हूं। वैभव जी, आखिर क्या कारण है और आपके दल की ऐसी क्या मजबूरी, कैलकुलेशन था कि आपको वापस बातचीत की टेबल पर समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर लौटना पड़ा? ब्रिजेश जी, हमने 170 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए और तमाम तरह के हमने अपने कार्यक्रम भी आयोजित किए। बिजली के आंदोलन में आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे को जनता का बहुत बड़ा समर्थन मिलता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये पार्टी अगर सत्ता में आती है तो ये अपने वादे को पूरा कर सकती है। इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेकर इनकी नीयत और पॉलिटिकल विल पावर शानदार है, इस पे कोई डाउट नहीं किया जा सकता। लेकिन आज प्रदेश के हालत बहुत ज्यादा ज्वलंत हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो ना तो युवाओं के हित की बात करता, उन पर डंडे चलवाएगा, उनके ऊपर लाठियां बरसवाने में कतई संकोच नहीं करेगा। वही काम वो किसानों के ऊपर भी करते हैं। जब भी वो किसी और प्रदेश में चुनाव के लिए जाते हैं, वहां पर नफरत की भाषा बोलते हैं। कुल मिलाकर ये कि प्रदेश के विकास के लिए कभी एक शब्द अगर योगी जी के मुंह से सुना हो और वो जमीन पर उतरा भी हो तो ये आप मुझे बता दीजिए। वो तो आप अकेले ने जाकर सपा के साथ क्यों जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश दोबारा देखे। फिर क्यों आप जा रहे हैं? असल में हम ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश दोबारा ये हालात देखे कि यहाँ के अस्पतालों में बच्चे बिना ऑक्सीजन के मर जाएं, यहाँ के बेरोजगार लाठियां खाएं, डंडे खाएं, यहाँ के किसानों के पैर में छाले पड़ जाएं, यहाँ का जो व्यापारी है वो बिना व्यापार के तरसे और युवा जो है बिना रोजगार। क्या कारण है कि सुरेंद्र राजपूत और रमेश खान आज आपको भला बुरा कह रहे हैं इतना ज्यादा? नहीं, भला बुरा तो सबको कहने का अधिकार है, ये तो लोकतंत्र है। हम तो यही चाहते हैं कि ये लोकतंत्र बना रहे, भला बुरा कहने का जो अधिकार है वो बना रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में, मोदी जी के राज्य में, बीजेपी के राज्य में ये होने वाला नहीं है। तो आम आदमी पार्टी शुरू से ये कहती आ रही है कि हर वो विकल्प जो बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा, नफरत की राजनीति को, धर्म की राजनीति को, जातीय राजनीति को बाहर करेगा और पब्लिक के मुद्दों की बात करेगा। तो शुक्रिया आपका। लगता है कि अखिलेश यादव जी का भी जो चेहरा है वो ये समझा जाता है कि डेवलपमेंट की बात वो करते हैं और युवाओं की बात करते हैं, और आम आदमी पार्टी भी अपनी साफ राजनीति के लिए जानी जाती है। तो इस तरह से ऐसी संभावनाओं पर काम करना गलत नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश यादव की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी की हंसी हमने कभी भी गलत नहीं कहा। मैं बिल्कुल उनके सौम्य व्यवहार की और उनके विकास के कामों की चर्चा तो भाई साहब अब यही बचा है कि विलय कर लो। हर दल में होते हैं, लेकिन बस यही बचा है कि अब विलय कर लो। आप तो विलय करवा देंगे, मुझे लगता है इसी डिबेट में विलय करवा देंगे। ओके, मैं राजपाल कश्यप को आमंत्रित करता हूं। राजपाल जी, वीरेंद्र ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही
कि और डिबेट में और भी कई मेहमानों ने भी ये बात कही कि समाजवादी पार्टी अपना एक बड़ा अम्ब्रेला तैयार कर रही है और अपने सारे इक्वेशंस फिट कर रही है, तमाम दलों को जोड़ रही है, बाहर से भी ला रही है, अलायंस भी कर रही है। पर आपको लगता नहीं कि आप एक बड़ी लाइबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आपको तमाम कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे विचारधाराओं से और तमाम जगहों पर अपनी मुख्य सीटों को भी छोड़ना पड़ेगा अगर आप पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो? देखिए, समाजवाद का मतलब है सबको एडजस्ट करना, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सदैव सबका सम्मान किया है और इस सरकार को जनता हटाना चाहती है और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हटाना चाहती है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी जो जनता की जनभावनाएं हैं उनकी कद्र कर रहे हैं और जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ी है। और सही बात कहा उन्होंने कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास कर सकता है या किसी को उत्तर प्रदेश की जनता को लगता है उत्तर प्रदेश को कोई तरक्की के रास्ते पे ले जा सकता है या करके दिखाया है धरातल पे उतार के, और जिसके पास विजन है उत्तर प्रदेश में, जिस मुख्यमंत्री के पास, ये जो भविष्य के मुख्यमंत्री है उनके पास विजन है, लेकिन और किसी के पास विजन क्या है? तो कौन सी ऐसी जलेबी इनको खिला दी संजय सिंह को कि ये वैभव महेश्वरी अखिलेश यादव का गाना गा रहे हैं? नहीं, संजय सिंह जी को नहीं, ये तो आज तो केजरीवाल को ये एक बार भी याद नहीं किया, आज ये फुल टाइम अखिलेश यादव की प्रेस कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश आज क्या खिलाया क्या उत्तर प्रदेश में जो भी बीजेपी के कुशासन से सभी परेशान हैं और बीजेपी को हटाना चाहते हैं, और जो हटाना चाहता बीजेपी को उसे मालूम है कि बेहतर विकल्प और अच्छा विकल्प। थैंक यू, शुक्रिया आपका डॉक्टर एमएच खान। ये वैभव महेश्वरी और इनकी पार्टी के नेता कौन सी मिठाई खा के आ गए जो आज इतनी शहद टपका रहे हैं? नहीं, इनको पता ही नहीं है ना कि 2012 में जब अखिलेश जी आए थे तो कहा था मुसलमानों को 16% आरक्षण देंगे। ये इनको पता नहीं है। ये इनको नहीं पता है कि मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तो 50,000 मुसलमान टेंट में रह रहा था और ये लोग सैफई में नाच देख रहे थे। गुंडा राज चल रहा था। जिस दिन अखिलेश यादव जी ने ओथ लिया था उस दिन मंच टूट गया था। ये इसको पता ही नहीं है। ये तो थोड़े दिन पहले फिर आप भाग के आ गए हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, इनका तो कुछ मतलब नहीं है। अरे तो थोड़े दिन पहले आप क्या करने आए थे समाजवादी पार्टी में? थोड़े दिन पहले आप क्या करने आए थे समाजवादी पार्टी में? आप जो आरोप लगा रहे हो और आप जनता जान चुकी है आप किसके इशारे पे खेल रहे हो। यही तुम्हारी गुंडाई जान चुकी है, इसी को गुंडाई कहते हैं, इसी को गुंडाई कहते हैं, इसी को गुंडाई कहते हैं, जो गुंडाई इसी को कहते हैं, इसी का नाम गुंडागर्दी है, इसी का नाम गुंडागर्दी है। समझ रहे हो? आपकी मानसिकता उससे पहले गुंडा होता है, वो गुंडाई कर रहा है। दलित के दल है उनको आप कीड़े मकोड़े समझ रहे हो। आज ब्रजेश मिश्रा जी का इतना साफ सुथरा चैनल उसमें बैठ के गुंडाई कर रहा है, गुंडों जैसी बातें कर रहा है। अरे गुंडाई कौन कर रहा है? आप कौन सी भाषा? उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है, आप क्या बोल रहे हो? 50,000 टेंट में थे, झूठ बोलते हो। इसलिए बीजेपी की बी टीम कहे जा रहे हो आप। आपके ये वक्तव्य बता रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम हो। थैंक यू, शुक्रिया। आप लड़े नहीं दोनों लोग। ऐसा करता हूँ, एक काम करो, एक सेकंड शांत हो जाओ भाई। सुरेंद्र राजपूत जी, ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत जी को लाया जाए। आप दोनों लोग शांत हो जाएं और अब सिर्फ सुरेंद्र राजपूत बोलेंगे। थैंक यू कश्यप जी, शुक्रिया आपका। सुरेंद्र राजपूत जी, जब सब कुछ शांत नहीं होगा, मैं तो शांत हो गया, गुंडा शांत नहीं होगा। अरे हो गया खान साहब, क्या हो गया आपको? अरे नहीं, राजपाल बहुत ही सौम्य व्यक्ति हैं, ऐसी बात नहीं। एक सेकंड रुक जाए, अरे रुक जाए, अरे हो गया। कश्यप साहब, राजपाल कश्यप जी रुक जाइए। ओके, आप दोनों कृपया रुक जाइए। सुरेंद्र राजपूत जी, जब सब इतने अलायंस हो रहे हैं, एक बड़ा अम्ब्रेला तैयार हो रहा है, तो क्यों नहीं कांग्रेस ये कोशिश करती कि वो भी अम्ब्रेला के नीचे कहीं आम आदमी पार्टी के साथ एडजस्ट हो ले? एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया ब्रजेश जी। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। आप पार्टी और समाजवादी पार्टी आपस में अलायंस करें, एक दूसरे की लाइबिलिटी ले, हमें कोई लेना देना नहीं है। एसेट भी तो हो सकते हैं जिसको आप लाइबिलिटी कहना चाहते हैं। एसेट होंगे तो जनता तय कर लेगी। आप ये क्यों साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि ये लाइबिलिटी है? मैं बताता हूं, उसके दो कारण, मुख्य कारण है। जो अखिलेश यादव जी ने
किसान आंदोलन में प्रतिपक्ष का और किसानों का साथ दिया है, वहां पर उनके ऊपर क्वेश्चन उठेगा आम आदमी पार्टी को लेकर के। दूसरा उनके ऊपर क्वेश्चन उठेगा शाहीन बाग को लेकर। आपको क्यों फिक्र है अखिलेश यादव की? मुझे किसी की फिक्र नहीं। आपको अखिलेश यादव की इतनी फिक्र क्यों? आपने वो अपनी पार्टी का अलायंस कर रहे हैं, अपने लिए जिम्मेदार होंगे। मैंने कहा ना कि आप इनको लाइबिलिटी आम आदमी पार्टी को क्यों कह रहे हो? ये आपस में दोनों लोग जाने। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि हमारा गठबंधन श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आम जनता से है, उन 50% महिलाओं से जिनको 40% हम टिकट क्या देने जा रहे हैं। जयंत को भी आप लाइबिलिटी मानते हो? मेरा ये कोई टिप्पणी नहीं है। मैं बिल्कुल भी ना आम आदमी पार्टी के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं, ना क्या नाम, अरे सब कुछ कह भी डाला और कह रहे हो टिप्पणी भी नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुन लीजिए सर, कांग्रेस की बात को ऐसे ही सब लोग दबाते हैं, इतनी ही चतुराई से दबाते हैं, और इसी वजह से कांग्रेस पिछले 30 साल से आप जितना बोलते हो उतना कोई नहीं बोलता। सर थोड़ा सा समय आप प्लीज बोलें। जी, मैं ये कह रहा था कि हम लोगों का गठबंधन श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जनता के साथ में है। 40% महिलाओं को भागीदारी, राजनीतिक टिकट देने की बात, 3 हम सिलेंडर फ्री देने की बात, 2,500 रुपए किसान को गेहूं और धान का समर्थन मूल्य देने की बात, 400 रुपए क्विंटल गन्ने का मूल्य देने की बात, खाद की उपलब्धता करने की बात, और जो है स्कूटी, मोबाइल सब कुछ देंगे। सब कुछ देने के जो भी हम करेंगे। और स्पष्ट रूप से जनता की लड़ाई, अगर किसानों की लड़ाई किसी ने लड़ी तो कांग्रेस ने लड़ी, अगर उम्भा की लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस ने लड़ी। सहयोग करें आप। सर थोड़ा सा आप रिपीट कर रहे हैं। मैं रिपीट नहीं कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, आपके साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस को अगर आप समय नहीं देंगे तो भाई ये क्या बात हुई है कि आप पूरा अपना घोषणा पत्र पढ़ें और मैं आगे भी आप मुझे ये बता दीजिए, अगर प्रियंका गांधी जी लड़ाई लड़ रही है तो उसमें पहले राउंड में दोबारा जबरन रिपीट कर रहे हैं। आपको अगर प्रियंका गांधी जी क्या नाम बांदा में जाकर के, चित्रकूट में जाकर के महिलाओं के साथ वो लड़की है, लड़ सकती है, अगर वो कह रही है तो आपको सहयोग करना चाहिए उनका। ओके ऑलराइट। संजय चौधरी, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस आप लोगों को ये लाइबिलिटी बताने की कोशिश क्यों कर रही है? जी हाँ, ये गलत बात। आप बोलने तो दे उनको। नहीं, मैंने लाइबिलिटी नहीं बताया। आप कोशिश तो यही कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने जयंत चौधरी और अच्छा ठीक है, पर ये ऐसी धारणा आम आदमी तो मैं सवाल तब्दील कर देता हूं ना, तब्दील ये कर देता हूं, ये ऐसी धारणा क्यों बना रहे हैं आपके बारे में? नहीं, हमने नहीं, धारणा भी नहीं बनाई, जनता तय करेगी। संजय जी बोलिए आप। देखिए ऐसा है, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो है इनका संगठन कहीं नहीं है, और इसलिए कांग्रेस की तो हम बात ही कुछ नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश में जो सामने है गठबंधन के, वो भाजपा है, और सरकार जो है आपकी बात उत्तर प्रदेश में गठबंधन की आ रही है। जनता ने ये तय कर लिया है, किसानों ने ये तय कर लिया है, युवाओं ने ये तय कर लिया है, मजदूरों ने ये तय कर लिया। तो कांग्रेस अब क्या कहे, मुझे इसके वो नहीं है। अमित पुरी जी, ये तो गठबंधन ने तय कर लिया कि उनकी तो सरकार बनने जा रही है। अभी सुन रहे हो इनकी बात संजय चौधरी की? नहीं, मैं इनको भी सुन रहा था और भी सुन रहा था, सुरेंद्र जी को भी। मैं कह रहा था कि अभी मैंने सुना कि अखबारों की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। मुझे जहां तक मालूम था, सहाफीन वही कहता है जो ज़बान खलक होती है, और ज़बान खलक ही ज़बान खुदा होती है। लेकिन किसी का सहाफीन से अख्तलाफात अगर है, विरोध है, तो वो कांग्रेस पार्टी बेहतर जानती है। इमरजेंसी के दौर में विनोद जी बेहतर जानते हैं। अरे भाई, इमरजेंसी को लेकर छोड़े ना, मैं बोला नहीं, बीच में नहीं बोला, मैं बोला नहीं भैया, आपके बीच में नहीं बोला, सुरेंद्र जी बोला नहीं। कोई दुखती हुई रख दी, कोई दुखती हुई रख के हाथ रख दिया। ब्रजेश मिश्रा के यहाँ ईडी, एक सेकंड रुक जाइए ना, आप हमको बोलने दीजिए। इनकम टैक्स की रेड मैं चुप हो जाता हूँ। आप बताओ, भास्कर के ऊपर इनकम टैक्स की और ब्रजेश मिश्रा के ऊपर इनकम टैक्स की रेड करते हो। अच्छा बोल तो और ईमानदारी का तगमा आज की डेट में तो आप सर्टिफाइड ईमानदार है इनकम टैक्स से और मोदी सरकार से। ब्रजेश मिश्रा ओके, अमित पुरी जी 56 ग्राम बोलिए। सोना निकला है। ओके अमित पुरी जी बोलिए। हो जाए ठीक है ना, आज ये हम पर आप मुझे बताइए, आप जैसा टाइम नहीं है, आपातकाल तो किसी ने नहीं लगाया। खामोश हूं। टाइम नहीं है, थोड़ा वक्त का अभाव है। देख रहे हैं कि अभी विनोद जी की भी प्रतिक्रिया। हाँ, मैं बता दूं जी, मैंने किसी दुखती हुई रग पे हाथ रखा। आप अपनी बात कहें, आप इस तरह हमारी कोई दुखती रग नहीं है प्रभु, दुखती रग तो आपकी है। समय वेस्ट हो गया, शांत हो जाए प्रभु, प्रभु शांत हो जाए, शांत हो जाए, आप बोले, शांत हो जाए प्रभु। अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी को, जिसपे आपने सवाल किया था, बता रहे थे विजन तो अखिलेश जी के पास है,
तो ऐसा लगा कि वैभव महेश्वरी भी कह रहे थे विजन वही है। हाँ, तो ऐसा लगा बाकी के लोग तो कैटरेक्ट के वाले हैं, विजन केवल उन्हीं का था 6x6 का, बाकी सब कैटरेक्ट वाले मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने चले जाए क्या? अरे भाई, राजनीति में अपनी बात रखो, लेकिन किसी का इतना विरोध करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। मुझे नहीं लगती। सिर्फ अमितपुरी, सबको मिर्चा लगेगी। मैं जानता हूं सबको मिर्चा लगेगी। आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैं एक ही चीज कह सकता हूं, कू ऐप के ऊपर जो सवाल आया और जो बात आई, वही चीज लगभग मैंने कही थी कि समाजवादी पार्टी एक पर्टिकुलर वोट बैंक के कंसोलिडेशन के लिए बसपा और कांग्रेस से लड़ाई लड़ रही है। अब आप पार्टी तो कह रही है कि सब कुछ भैया अच्छा है। अरे इतना समर्थन आपको मिला था, भाजपा की सरकार और योगी आदित्यनाथ इतने खराब थे, तो आपको तो लालोट होकर के चुनाव 403 पे लड़ते और 403 सीट पा जाते, क्या दिक्कत थी? लेकिन कहते हैं दिल बहलाने को ख्याल अच्छा था, शुक्रिया जन्नत की हकीकत सब मालूम। विनोद अग्निहोत्री जी, अभी विपक्ष में अगर आप बीएसपी को थोड़ा अलग करके देखें तो विपक्ष के दल या उनके नेता या उनके प्रवक्ता या उनकी पार्टी उम्मीद अखिलेश यादव में तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये लोग अखिलेश यादव को नेता मानकर उनके नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं चुनाव में? नहीं, ब्रजेश जी, निश्चित रूप से देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा के अलावा अगर जमीनी स्तर पर दो ही पार्टियां ताकतवर हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की समस्या ये है कि मायावती जी जो है वो अपने घर से निकलती नहीं है, वो अपना उनकी एक अलग कार्यशैली है। और जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से या कुछ लोकसभा चुनाव के बाद बीएसपी ने जो एक लाइन ली है, वो कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम पैदा करती है कि बीएसपी और बीजेपी के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग है। कितनी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक परसेप्शन, एक अवधारणा बनी हुई है। तो लड़ाई के मामले में फिर समाजवादी पार्टी बसती है, तो समाजवादी पार्टी, अरे अखिलेश जी भी काफी देर से निकले, लेकिन ये ना बताइए आप, और जिस तरह लोग उनकी भीड़, उनकी रैलियों में भीड़ जुट रही है, तो ऐसे में जो तमाम दल है, चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, चाहे और दल है, उनको लगता है कि अखिलेश यादव के साथ जाकर के, जैसे वीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, कोई साइकिल डंडे बैठ जाएगा, कोई साइकिल कैरियर में बैठ गया, कोई आगे बैठ गया, एक दलिया भी लगी होती है साइकिल में, उसमें भी कोई बैठ जाएगा, तो साइकिल के सहारे जो है ये चुनावी लड़ाई पार हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी लगातार गठबंधन कर करके उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खो चुकी है। हाँ, मैं भी पूछना चाह रहा था आपसे कि कांग्रेस वाले इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं? उसके बाद 96 में बीएसपी से किया, तो कांग्रेस में इस बार एक धारणा जबरदस्त है कि सारी सीटों पर लड़ा जाए, भले ही सीटें और वोट कितने भी आए, लेकिन कम से कम पार्टी पूरे राज्य में हो जाए। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि पिछली बार भी 27 साल यूपी बिहार का नारा दे करके कांग्रेस पार्टी चली और उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ चली गई। अब कोई भरोसा नहीं हो सकता है आखिरी वक्त में कमलनाथ जी और तमाम नेता जो लाइन चला रहे हैं कि बीएसपी के साथ गठबंधन कर लो, तो हो सकता है कोई नया रास्ता खुल जाए। तो कुछ भी चुनाव में कहा जा सकता है, कांग्रेस और बीएसपी अकेले भी लड़ सकते हैं और एक हो सकता है गठबंधन भी कर लें। तो अगर गठबंधन उनका हो गया तो फिर 3 ध्रुवीय चुनाव हो जाएगा, नहीं हुआ तो जैसे मैंने कहा चुनाव तो चतुष्कोणीय होगा, लेकिन मुकाबला जो है बाइपोलर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी महानुभावों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज की बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अगले 95 दिन यूपी में बहुत अहम है। इस दौरान पूरी पॉलिटिकल कैंपेन और मतदान भी होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये 95 दिन आपके, हमारे, जनता, उत्तर प्रदेश और देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, नमस्कार।